हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2011 का जो प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था उसी पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, है ना। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और दिवाली को फुल एंजॉयमेंट कीजिए, आनंद लीजिए और सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। भाग 1 है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इसी पे चर्चा करेंगे। कार्य निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पे? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है। निम्न का प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ ये भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि, क्योंकि खेल वृद्धि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला प्रश्न, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकास से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो संबंधित हो पठन विकार से। व्याख्या, डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस प्रकार इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्यों पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए ताकि अपनी आवश्यकताओं या जरूरत की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकें। अगला प्रश्न है, अधिगम के परिक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम के परिक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों के स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरण के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के प्रक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचियों उत्सुकता बढ़ती रहे। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। व्याख्या, कक्षा 5 प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए तथा उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अगला प्रश्न, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के जिस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है वो है दृश्य साधन। क्या? दृश्य साधन। व्याख्या, वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियां आँख प्रेरित होती हैं वे दृश्य से
शिक्षण सामग्री कहलाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, सभी। ऑल ऑफ द अबव। देखिए व्याख्या दी। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशल में कुशल हो। शिक्षण कौशल निम्न है: श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, अभ्यासिकल कौशल, प्रतिपुष्ट कौशल इत्यादि। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आप डांट के बैठा देंगे तो फिर धीरे धीरे है ना उसके अंदर जो उत्सुकता है प्रश्न पूछने की है ना वो भी खत्म हो जाएगी, जो कि सही नहीं। तो व्याख्या: कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उससे की उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विषय से संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बने ही रहे तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से चलता रहे। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपीनन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मॉन्टेसन ने। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए अगर मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया। तो किंडरगार्टन का अर्थ बच्चों का बगीचा होता है। अर्थात फ्रोबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। अगला प्रश्न, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? पहला, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। दूसरा, अभिभावक को लिखेंगे। तीसरा, आप स्वयं से मिलने जाएंगे। चौथा, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। व्याख्या: यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश शिक्षक से मिलने नहीं आता तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने उनके घर जाए तथा छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप करें, है ना। अगला प्रश्न, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता: पहला, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। दूसरा, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि में परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि में परिवर्तन की एक अनूठी विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं प्रमाणित पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि पहला है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा, पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रावधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। तीसरा, निम्न कोट के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। चौथा, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है,
असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। किसमें? स्वतंत्र अध्ययन में। इसकी व्याख्या देखिए, कह रहे हैं असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। अगला प्रश्न, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। तीसरा ऑप्शन है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। चौथा, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान नहीं है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे बच्चे को। की व्याख्या देखिए, कह रहे हैं बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम को सही दिशा देने के लिए शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर निर्देश देना चाहिए, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण करना उचित नहीं माना जाता। जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, अगर कहीं प्रश्न ना बताए कोई बच्चा बोलेगा नहीं, है ना, लेकिन तभी वो उत्तर सबसे पहले देते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर उत्सुकता रहती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको भी व्यस्त रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहला, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। दूसरा, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। तीसरा, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करें देंगे। चौथा, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, है ना। देखिए व्याख्या, अध्ययन में चित्रवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न लेना। अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय वस्तु संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण कार्य को मनोरंजक और रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्रबोध अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाता है। व्याख्या, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्रचित्त आदि गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था वॉलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे द्वारा। व्याख्या, पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना किया गया, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता। 4 स्तर निम्न: संवेदी गति का अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए कैसी? अग्रसक्रिय। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए अग्रसक्रिय। सॉरी, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्रसक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कह रहे हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ से परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालयों, कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गिरह में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने और परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता था। इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहाँ बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपने अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अनुशासन भी आवश्यक है ना। नेक्स्ट, डॉट 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थित, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा, कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो किसके द्वारा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। व्याख्या, शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप होता था, छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। इससे पता चलता कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा था और छात्र कक्षा में रुचि ले रहा। अगला प्रश्न, कह रहे कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है सैमपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है प्रश्न पूछो। बच्चा है ना, सक्रिय है कि नहीं है ना, बच्चे का माइंड यहाँ पर है कि कहीं और है। कभी कभी बच्चे क्या है, आप पढ़ा रहे हैं, सैमपट पे लिख रहे हैं तो उधर उधर लेफ्ट राइट देखने लगते हैं ना, या आपस में ही मारपीट करने लगते हैं। कक्षा में छात्रों की रुचि और उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछें, जिसे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या सहयोग में संतुलन का विकास होगा, है ना। और खेलेंगे, है ना। तो परिवार एक साधन, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है ना। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कब? आदर्श रूप में बर्ताव करके। आदर्श रूप में बर्ताव करके। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य उत्तरदायित्व होते, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वह छात्रों की समस्याओं का समाधान करे तथा उनकी उत्सुकता को शांत करे। नेक्स्ट, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? एक अति सक्रिय बालक को उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। दूसरा है, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। तीसरा, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। उपयुक्त मुझसे करेंगे। तो आप एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा कैसे देंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। व्याख्या, यदि कक्षा में कोई अति सक्रिय बालक हो तो एक अध्यापक को उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देना चाहिए, ताकि वह कक्षा में कार्यों में व्यस्त रहे और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित ना करे। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों की पर्स बच्चों के विपरीत साधारणतया आधारित होती है। उनके अभिभावकों के चित्रवृत्त पर, उनमें समकक्षों के विपरीत पर,
दूरदर्शन के प्रभाव पर के सहोदरों के विपरीत पर। तो पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों के विपरीत साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्र विपरीत पर। जैसे अभिभावक रहेंगे है ना, वैसे बच्चे भी। व्याख्या। बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता तथा उनके अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण उनमें होता तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिरुचियों का विकास होता है। इसमें परिवार एवं अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है ना। नेक्स्ट, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? पहला, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। दूसरा, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित में बैठाने के लिए कहेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहे हैं आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, है ना। ये प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित, ऐसा नहीं आप, है ना, सामान्य बच्चों के साथ ही बैठे हैं। उनके अंदर भी हीन भावना आने लगती है ना। कक्षा में अगर एक दिव्यांग बच्चा है उसको अलग बैठा दीजिए, देखिए वो कैसा सोचता है, उसके अंदर जो है हीन भावना आ जाती है। एक दिव्यांग बच्चा था जो है, बच्ची थी जो है ना, ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया, प्रश्न पूछा जा रहा था 9 तो बच्चे देखिए वो दिव्यांग है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन उन्होंने इशारे से बताया, उंगली से उठा करके कि 5 और 4 9 लिखा गया। तो सामान्य बच्चों की तरह, है ना, उसको भी बैठाएंगे, उसको देखभाल करेंगे, है ना, शिक्षा देंगे तो वो भी सीख जाएगा। शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक कि उसे भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधि में तकनीक कौशल ज्ञान हो। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। नहीं, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बच्चे की जो है ना समस्या, उसको हल करना चाहिए। अगर हल नहीं करेंगे तो है ना, तो बच्चा देखिए फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो उसके अंदर समस्याएं हैं और बढ़ती जाएंगी, फिर रुचि खत्म हो जाएगा, है ना, एक समय के बाद बच्चे के अंदर। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सुगम रूप से चलता हो। साथ ही छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, बच्चों में संज्ञानात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। तो बच्चों में संज्ञानात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्ति निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी या लाभ दिए में भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दीपावली को एंजॉयमेंट कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।